अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला हेयर। क्या हाल है भाई? अब आपको एक वैसे तो 14 अगस्त को हम सारे साथ ही थे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा शो, और ख़ासतौर पे आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा जो कलेक्शन ऑफ टैलेंट हम लेके आए थे आप लोगों के लिए। तो लेकिन पर्टिकुलरली उसमें जो स्टार ऑफ द शो रहे ना वो साजिद सतपारा रहे। उसके बाद भी जब हम यहाँ से घर वापस गए तो बहुत से दोस्त हमें मिले कि जनाब आए ही थे तो हमारी मुलाकात करा देते। मैंने कहा वो भी बड़ा अजब इत्तेफाक था कि वो कैसे आए थे, वो किस तरह आए थे, वो भी एक बैक स्टोरी है उसकी, कभी और हम आपको बताएंगे। लेकिन वो जो उस दिन भी हम पूछ रहे थे कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग एंड ऑल दैट, साजिद सतपारा कितनी कोई जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, बिकॉज वी एक्चुअली गॉट फीडबैक, पीपल वांटेड टू मीट हिम बिकॉज आई गेस वो इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में कम ही पाए जाते हैं और उनका पहली बार था इनफैक्ट वो मौजूद थे कराची में, और बस हमारे लिए अच्छा मौका था तो हमने उन्हें दावत दे दी और उन्होंने हमारी दावत कबूल भी कर ली। 14 अगस्त बड़ी अच्छी गुजरी हमारी, तो आपके साथ गुजरी, लेकिन ऑन अ वे बैक टू होम और उसके बाद भी जो हम सोशल मीडिया पे विजुअल्स देखते रहे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से खुशी तो हम सबको ही है 14 अगस्त की, लोगों ने बेएहतियाती की है, पर्टिकुलरली पब्लिक स्पेसेस, चाहे वो कराची का साहिल समुंदर हो, पोर्ट ग्रैंड हो और तफरीही मकामात हो, या लाहौर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात हो, या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से के तफरीही मकामात हो। You cannot stop people, जब इस किस्म के ओकेजन्स होते हैं तो आप रोक नहीं सकते लोगों को, लेकिन लोगों को खुद मास्क पहनना चाहिए था। तो द प्रॉब्लम वाज नॉट कि जी ये सारे इतने जगह इकट्ठे क्यों हुए हैं, थोड़ा सा दिल में डर लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं इकट्ठे हो गए, ख़ास तौर पे इन कोविड टाइम्स एंड ख़ास तौर पे जहाँ मास्क का नामो निशान ना हो, उस चीज़ को देख के अब वाकई डर लगता है कि ये कोविड इंडस्ट्री जो है ना, कॉटेज इंडस्ट्री बनती जा रही है, इन द सेंस कि कोई ऐसा ओकेजन हो, लोग मिलते हैं और वो केयर नहीं करते। 2 हफ्ते बाद हमें उसके असरात नजर आते हैं, अस्पतालों में बोझ पड़ जाता है, यही सिलसिला चल रहा है। अभी हम देख लें अगर गुज़श्ता 24 घंटों के नंबर्स तो अभी तो कम ही, एज इन जितने चल रहे हैं उतने ही हैं, बहुत कोई आउटबर्स्ट नहीं हुए, 72 हैं, विच इज़ इंडीड इंतकाल करने वाले अफराद का 3669 न्यू केसेस हैं। पिछले 24 घंटों की बात कर रहे हैं, 3669 कर लेना, 69। थैंक यू, इतनी देर से यू यूजुअली हेल्प मी आउट। 69 पे मैं जरा फंस जाता हूं, 69 79 89 पे। और जो हम आपको पॉजिटिविटी रेट जो कि हमारी डबल फिगर्स में कहां पहुंच गई थी, तो वो थोड़ी सी कम मुझे वैसे नजर आ रही है, 6.8 है अभी। नहीं, दिस इज ओवरऑल, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट सिटी वाइज, हम पूरा सिटी वाइज तो अभी भी ज्यादा है। सो देखते हैं कि आने वाले चंद दिन किस तरह के सामने आते हैं एज फार एज कोरोना वायरस इज कंसर्न्ड। एक और मामला, अच्छा जी, एक और मामले में तो मैं बताऊंगा, 9.2 है इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी रेट, ये हमने आपको क्विकली बता दिया। एक और मामला जिस पर पूरी दुनिया का कंसर्न रहा कि जिस तरह तालिबान ने अब काबुल शहर का कंट्रोल संभाल लिया है, एवरीबडी इज कंसर्न्ड। तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगान अवाम के हवाले से लोगों के बड़े खदशात और बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। इसमें बहुत सवाल हैं। वी हैव एक्सपर्ट्स विद अस टुडे, उनसे जरा पूछेंगे कि जब तक लोगों की सपोर्ट ना हो किस तरह आप टेक ओवर करते जाते हैं और इतना स्मूथली, इतना सीमलेसली, तो क्या लोगों की भी यही विल थी? ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं, तो आज हम अपने एक्सपर्ट से भी ये पूछेंगे, इसलिए उनको इंतजार नहीं करवाते। एंड लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। तालिबान ने काबुल पर भी फतेह का झंडा गाड़ दिया, आम माफी का ऐलान, सदर अशरफ गनी साथियों समेत मुल्क से फरार। तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली के लिए काबुल में मुज़ाकरात जारी। अफगानिस्तान की तब्दील शुदा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। कराची में यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी, मिनी ट्रक पर हमले में 13 अफराद की शहादत पर दिल दुखी। अमन दुश्मन अनासर फिर सर उठा रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। और आज हम याद कर रहे हैं कव्वाली के शहंशाह कहलाने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को, जिन्हें मद्दाहों से बिछड़े 24 साल बीत गए। वैसे जब हमने ये बताया ना आपको कि 24 साल हो गए हैं खान साहब को बिछड़े हुए हमसे, तो लगता नहीं है, क्योंकि उनका म्यूज़िक इतना अलाइव है, इट्स सो मतलब आपकी ज़िंदगी के कितने मौक़ों पे अभी भी चलता है।
सो इट्स वेरी रेलेवेंट स्टिल, और आज हम उनको याद करेंगे। क्यों होता है कि मेरे साथ तो गुज़श्ता 24 साल से यही हो रहा है कि हर चंद महीने बाद या एक आध साल बाद एक ऐसी कव्वाली, एक ऐसा कलाम खान साहब का पड़ा हुआ गाया हुआ सामने आ जाता है जो हमने नहीं सुना होता। सो मैं कहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा काम कर गए कि अभी भी म्यूजिक लवर्स आर स्टिल डिस्कवरिंग हिज वर्क। Absolutely, and still being inspired by him. We'll talk about him in detail later. लेकिन पहले जरा अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग अब होपफुली फॉलो कर ही रहे होंगे। देखिए हमारे नेबरहुड में हो रहे हैं, इसके बहुत रेपरकशंस, इम्प्लीकेशंस हम पे भी हो सकते हैं और हो रहे भी हैं। तो हमें बहुत ही अवेयर होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। आपको बताएं कि अफगानिस्तान की फौज रेत की दीवार साबित हुई और अंदाजों से कहीं पहले तालिबान ने काबुल भी फतेह कर लिया। अफगान सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमरुल्लाह साले मुल्क छोड़कर भाग गए। काबुल में कई गैर मुल्की सफारती मिशन बंद कर दिए गए हैं और ताहम रूस ने कहा है इसका अमला पुरसकून अंदाज में जो है वो काम कर रहा है और करता रहेगा। तो इधर बड़ी बैकडोर चैनल्स भी खुले हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि हज़ारों की तादाद में एहलकार और ओहदेदार इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एक्चुअली दैट हैज़ बिकम द ओनली रूट जहां से निकल सकते हैं, वरना आपको पता है कि अफगानिस्तान के इस वक्त हर बॉर्डर पे तालिबान जो हैं वो आ जमा चुके हैं। अमरीकी सदर ने अमले के इनखला के लिए मजीद 1000 फौजी काबुल भेजने का ऐलान किया है। वैसे आई वंडर अमरीकी सदर और अमरीका ने अब तक अपनी शिकस्त का सरेआम ऐलान क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने खरबों डॉलर और इतनी सालों की तरबियत के बाद चंद हफ्तों की बात ही रही कि अफगान तालिबान काबुल पर काबिज हो गए। इसी पे हम बात करते हैं। आयशा तंजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ वॉइस ऑफ अमेरिका, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगी। आयशा साहिबा, जब इब्तिदा में ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं तो हम बात करते थे और अमरीकी ओहदेदार और एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि इतनी जल्दी शायद ये सब कुछ नहीं होगा जो कल हमने देखा, एज इन फॉल ऑफ काबुल इटसेल्फ, क्योंकि जाहिर है सबसे ज़्यादा आबादी के हिसाब से भी कॉन्सनट्रेटेड यही इलाका है, सबसे ज़्यादा डेवलप भी यही शहर है अफगानिस्तान का। तो क्या आप लोगों ने भी यही फोर्सी किया था कि थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर ये बहुत जल्दी होता चला गया? जी, मेरे ख्याल में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। ना मीडिया को अंदाजा था, ना इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, ना सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, और ना वो हमारे सारे सोर्सेज वेस्टर्न, अमेरिकन, वेस्टर्न एटसेट्रा जिनसे हम बात कर रहे थे। सबका ख्याल था कि काबुल को टाइम लगेगा, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि एक लहर, पाकिस्तान में तो बड़ा मशहूर है, लहर एक बन गई थी या हवा बन गई थी। तो जब से काबुल तालिबान ने तेजी से प्रोविंशियल कैपिटल्स को लेना शुरू किया, और शायद इस दफा उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि नॉर्थ की तरफ पहले जाएं और फिर नॉर्थ और साउथ दोनों से स्क्वीज करें, तो आई थिंक इस बात का जो है वो मतलब एक तरह से वेव बन गई थी और फिर शायद उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। आयशा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि रोकना मुश्किल, मतलब 20 साल जहां अमेरिका की पूरी कोशिश हो, मदद हो, पैसा लगाया हो, इक्विपमेंट, मशीन्स, आर्टिलरी, सब कुछ जिस मुल्क को प्रोवाइड किया हो, उससे तो खैर ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि द वे दे विल जस्ट गिव अप। क्योंकि अगर जो तालिबान जितनी जल्दी से काबुल तक पहुंचे हैं, बेशक नॉर्थ हो साउथ हो, अब तो खैर हर तरफ ही है, ये लगता नहीं है कि इनको कोई रेजिस्टेंस मिली है एट ऑल। अवाम की तरफ से तो बिल्कुल ऑलमोस्ट, यू कैन करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग, लेकिन लगता है कि इनको बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिली और इनको बड़ा वेलकम भी शायद किया हो, बिकॉज जब तक अवाम ना चाहे किस तरह हो सकता है कि ये एक शहर दूसरा शहर, हर कैपिटल को ये फतह करते हुए आए चले जा रहे हैं, विच मीन्स कि लोगों ने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। We'll try to connect with Aisha again. बिल्कुल, हम अभी उनसे बात करेंगे। और ये बहुत अहम सवाल आते हैं, आप भी और हमारे भी ज़हनों में ये सवाल आते हैं। अच्छा, अब इसमें हम एजाज सैयद जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कई हफ्ते अफगानिस्तान में रहे, उनसे भी बात करते रहे, और उन्होंने हमें बताया, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने अपना वक्त काबुल में गुजारा, काबुल में उन्होंने कहा जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो नौकरियों पर जाता है, जो सरकारी एहलकार हैं, जो ख़वातीन ऑन जॉब्स हैं, दे वर स्केयर्ड, दे वर एक्चुअली स्केयर्ड, और दे डिड नॉट वांट तालिबान टू कम टू काबुल और ये सारी सूरत हाल बने। आयशा आ गई जी, आयशा आप हमारे साथ हैं। आयशा, बस हम यही पूछ रहे थे कि क्या अवाम की भी मर्जी थी कि कितने आराम से, कितनी आसानी और कितनी जल्दी से तालिबान बस चलते चले आए और काबुल तक पहुंच भी गए?
देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें थी। अगर हम कहें कि तमाम अवाम की मर्जी थी तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान के शहरों में हमने बहुत लोगों से बात की, सिर्फ काबुल में नहीं, हेरात, मज़ार, बामियान, इवन जलालाबाद, कंधार, जो सारे बड़े शहर हैं, और खास तौर पे अफगानिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका था, जो प्रोग्रेसिव तबका था, अफगानिस्तान में जो यंग लोग थे, और आपको पता है अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी 50% बल्कि 60% आबादी बाज़ अंदाजों के मुताबिक अंडर 40 है, उसमें से 50% आबादी जो है वो 25 है। उन्होंने तालिबान का दौर उस तरह से नहीं देखा था, वो स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, तो उनकी मर्जी नहीं थी, लेकिन ये शायद उनके हाथ में या उनके बस में नहीं था। इसको आप यूं समझ लें कि जैसा कि आप रही थी कि इक्विपमेंट तमाम था, ट्रेनिंग भी थी, लेकिन शायद लीडरशिप की कमी थी। और जहां जहां भी हमने देखा कि फौजियों ने सरेंडर किया या डिजर्ट किया, या शुरू में किया, या इवन पहले भी जो हम देखते थे इन तमाम सालों में जब फाइटिंग होती थी, कि हमें अफगान मिलिट्री में भी और अफगान पॉलिटिकल साइड पे अक्सर लीडरशिप की कमी, बहुत एनालिस्ट ये कहते हैं कि लीडरशिप की कमी नजर आई। और अगर जो है वो जिस तरह से अमेरिकी सदर ने भी कहा कि अफगान लीड को, जो डिसीजन मेकर्स हैं, फैसला करने वाले जो हैं, उनको जो है इस वक्त जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिल हैव टू गेट द एक्ट टुगेदर, कि उनको काम दिखाना होगा। फौज में सलाहियत थी, लेकिन जैसा कि हमने बार बार ऑफिशियल से, अमरीकी ऑफिशियल से सुना, वेस्टर्न ऑफिशियल से सुना, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती गई। अमेरिका का ऐलान कि वो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है, वो एक शॉक था, उससे शायद फौज का मोराल कुछ डाउन हुआ। फिर अफगान इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनाना, ज़ाहिर है उससे उनकी वैसे ही हैसियत ख़त्म हो गई। और ये सारी चीज़ें तो खैर अब ऐसा लग रहा है कि माजी करीब का हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि फ़ौज तो रेत की दीवार ही लिटरली साबित हुई। आप कह रही थी कि वो जो प्रोग्रेसिव तबका अफगानिस्तान का, वो बड़ा परेशान है, ज़ाहिर है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग निकल सकते हैं वो निकल रहे हैं, जा रहे हैं। रिफ्यूजीज़ के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्या लोग जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आर दे बीइंग अलाउड और नॉट? और तालिबान क्या कहते हैं? क्या वो इस दफा अपना तर्ज हुक्मरानी कुछ तब्दील करके दिखाएंगे, या फिर वही सिलसिला रहेगा कि खवातीन स्कूल नहीं जा सकती, नौकरियां नहीं कर सकती, और जैसा हमने देखा माजी में? जी अब्दुल्ला, आज तो सिर्फ दूसरा दिन है, अभी सुबह हुई है, तो आगे देखते हैं कि तालिबान अपने वादों पर कितना अमल करते हैं। अभी तक तालिबान ने ऐलान किया है, उन्होंने आम माफी का भी ऐलान कर दिया, उन्होंने ये भी कह दिया है कि किसी को खतरा नहीं होगा, वो बदला नहीं लेंगे, तशद्दुद नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपनी फोर्सेस काबुल में सिर्फ इसलिए दाखिल की हैं कि पुलिस अपने जो है वो पोस्ट छोड़ चुकी थी, तो हमें ये डर था कि लूट मार ना हो। अभी तक हमारी जो रिपोर्ट है, जो है तालिबान मौजूद हैं काबुल की सड़कों पे, लेकिन अभी तक हमें तशद्दुद की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये जिस तबके की आपने बात की, वो इस वक्त जिन के पास, देखिए इस वक्त तमाम सिविलियन फ्लाइट काबुल से कैंसिल हो चुकी हैं, कोई फ्लाइट जा नहीं रही, कोई आ नहीं रही। ड्राइव करके कहीं जाने का इस वक्त कोई सवाल नहीं पैदा होता इस तबके के लिए, कम अज कम, क्योंकि हर जगह तालिबान का कब्जा है। तो इस वक्त कितने लोगों को मैं जानती हूँ वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, परेशान हैं। एक जो एग्जाम्पल मैं आपको उसकी देती हूँ कि यहाँ पे एक फनकारों का, आर्टिस्ट का एक कलेक्टिव है, आर्ट लॉर्ड करके के नाम से, और कल वो काबुल की एक दीवार पे पेंट कर रहे थे, और उनका कहना ये था कि हमें टाइटैनिक मूवी का वो सीन याद आ रहा है जब जहाज डूब रहा था, और जो है वो अपना इंस्ट्रूमेंट। जी आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वहाँ से अपडेट करने का, बिकॉज ऑब्वियसली सारों के दिलों में बात यही है कि अब तालिबान अगर आ ही गए तो क्या ये वो वाले तालिबान हैं जो पिछले 20-21 साल पहले थे? जी, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी, फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब, जाहिर है कि हम सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अभी आयशा तंजीम साहिबा से भी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हम रिफ्यूजीज़ के हवाले से, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, इंसानी अलमिया बहुत बड़ा जन्म लेता है। तो क्या पाकिस्तान अलाउ कर रहा है अफगान रेफ्यूजीज़ को जो यहाँ आना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में पनाह लें? हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इस हवाले से अभी तक? देखिए, पहली बात तो ये है अब्दुल्ला कि अनफॉर्चुनेटली अशरफ गनी साहब ने और उनकी जो कैबिनेट थी, अगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उस नसीहत को जो उन्होंने अफगान इलेक्शन से पहले कहा था कि बजाय इसके
कि अभी आप इलेक्शंस करवाएं, आप मुख्तलिफ धड़ों के साथ बैठें और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की कोशिश करें। अगर उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। और बदकिस्मती से एक करप्ट गवर्नमेंट और जिस तरीके से अफगानिस्तान का निज़ाम चलाया जा रहा था उसमें सबको मालूम था यही होना है। और अब यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है। पहला हिस्सा जो है क्राइसिस का वो तो उन फॉरेन जर्नलिस्ट का और उन तंजीमों का है जो काबुल में है। और कल से अब तक तकरीबन हमें सैकड़ों दरखास्तें तो सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की आई हैं पाकिस्तान के वीज़ा के लिए और इवैक्यूएशन के लिए। और हमने एक स्पेशल सेल क्रिएट किया है काबुल में अपनी प्रेस सेक्शन में जो हमारी एम्बासी का है उसमें, जो इन वीज़ा फैसिलिटेट कर रहा है इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और उनके वर्कर्स को। उसके बाद अब जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, अफगान अवाम के साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे तारीखी रिश्ते नाते हैं, हमारे ट्राइब्स एक हैं, हमारी जुबान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, उधर पश्तो बोली जाती है। सो ये कहना कि हम उन लोगों को आने ही नहीं देंगे, ये तो बड़ा एक मुश्किल बात होगी। वहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, जाहिर है कि हमें एक बहुत बड़े बहरान का सामना है। पहले 35 लाख लोग जो हैं हम यहाँ पे, इस हमारी मईशत भी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उन तमाम जो हमारे मुहाजिरीन हैं या माइग्रेट आएंगे जो उसको हम संभाल सकें। बट उसके बावजूद हमने बहुत कुछ किया है। अब फिर ये क्राइसिस जो है वो आ रहा है और आलमी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को इस मसले में अकेला ना छोड़े और हमें जो है वो हमारी पुष्ट पे खड़े हों ताकि हम इस क्राइसिस से बिल्कुल फवाद, इन प्रिंसिपल वी टोटली एग्री विद यू। और वाकई पाकिस्तान शुड नॉट हैव टू बेयर द ब्रंट अलोन, वेयर एज प्रॉक्सिमिटी डिमांड्स कि पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट वन जहां ये सब कुछ होगा। तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत कोई इस किस्म की प्ली, कोई इस किस्म का मैसेज, कोई एज अ पॉलिसी हम दुनिया से ये बात कर रहे हैं कि जी अब तो ये हो गया अफगानिस्तान में, तो अब करना क्या हमने वो कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी है? जी, हम इस वक्त दोनों तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो काबुल के अंदर सारे धड़े हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके दूसरी तरफ हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे आपको मालूम है कल तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान का फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त तुर्की में है। तुर्की के साथ हम एक क्लोज लाइजन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका के साथ हम एक बिल्कुल करीबी रास्ते में है। तो एक तो तरफ तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ हम आगे बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम तो अफगानिस्तान के अंदर खड़े हैं, तालिबान के जो कमांडर्स हैं या लोग हैं, और उसके साथ आप देखें कि नॉर्दर्न अलायंस का, फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस का जो बुनियादी तौर पे एंटी तालिबान धड़ा है, वो एक बहुत बड़ी इस वक्त लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम काबुल के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी जो तमाम धड़े हैं उनके साथ भी एक पुरअमन अफगानिस्तान के लिए, एक स्टेबल अफगानिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनली भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि अगर अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि अगर अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो पाकिस्तान को उसके बड़े नताइज भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को नताइज की आप बात कर रहे थे, तो हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या रिव्यू कर रहे हैं? क्या हमने बीफ अप कर दिया है सारा सिलसिला? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं फवाद साहब। वहाँ पे तालिबान का बरसर इख्तिदार आना, फिर यहाँ पर TTP का मामला भी आपके सामने है। ऑब्वियसली दे आर एलाइड एज वेल, सो वहाँ पे अगर ये सब कुछ होता है तो यहाँ पे इनको भी तकवीयत मिलती है। तो क्या हम उन मामलात को भी देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं? और अफ़गानिस्तान में तालिबान की लीडरशिप से हमारी बातचीत है कि जनाब व्हाटएवर हैपन्स इन अफ़गानिस्तान इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन पाकिस्तान इन एनी वे। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की लीडरशिप, जो तमाम लीडरशिप है उसके साथ जो है वो हमारे करीबी राब्ते हैं। लेकिन जहाँ तक ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है, देखिए पाकिस्तान के अंदर के मामलात के हम जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि वहाँ के मामलात के वो जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के अंदर के मामलात के हम जिम्मेदार हैं। और हमने इंशाल्लाह ताला पहले प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो बॉर्डर था पाक अफगान, वो बिल्कुल ही एक समझे कि इमेजिनरी बॉर्डर था। अब हमने तकरीबन 2600 जो किलोमीटर्स हैं
उनके ऊपर तो हमने फेंस लगा दिया और मूवमेंट्स काफी कंट्रोल है। और हमारी जो इस वक्त वो जो पहले होता था कि वो कबायली इलाके थे, अब हमने उनको मर्ज कर लिया पाकिस्तान में। सो हम उस हवाले से काफी एडवांस हैं, वो तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन जो इशू है वो इस वक्त ये है कितने महाजरीन कितने आएंगे, उनको हमने कैसे जो है वो सेटल करना है। और अफगानिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि तशद्दुद ना हो, खून ना बहे और एक स्टेबल जो ये इक़्तिदार जो हो रहा है, इक़्तिदार हो रहा है, ये पुरअमन रहे। ये बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। अच्छा फवाद, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कुछ अमन मुज़ाकरात कराने की, कुछ टेबल पे लाने की अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, तालिबान को, इसलिए पाकिस्तान इज़ इन एन ओके पोजीशन आई वुड से कि अगर तालिबान भी हुकूमत अपनी बनाते हैं तो पाकिस्तान के साथ एक अच्छी उनकी वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है। क्या ये हम सही समझ रहे हैं? बिकॉज इस वजह से पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म का सामना भी बहुत करना पड़ा है फॉर बीइंग सॉफ्ट ऑन तालिबान। तो ये अब आगे आप किस तरह, हाउ डू यू सी इट अनफोल्डिंग नाउ? देखिए इशू ये ना कि ये जो तालिबान है ये बेसिकली क्या है, ये पख्तून एथनिक मूवमेंट है अफगानिस्तान में। जो सारे पख्तून हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी जो बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है वो जाहिर है कि तालिबान करते हैं। अब हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का तमाम इलाका है, जाहिर है कि उसके जो ये तमाम जो अफगानिस्तान के पख्तून हैं, उनके ट्राइब्स एक हैं, उनकी ज़ुबान एक है, उनका कल्चर एक है, तो उनका एक हमारे लिए उनका जो रिश्ते हैं जाहिर है कि वो हमें अपने साथ जो है एक नथी समझते हैं इन मामलात को। इसलिए जो है उनके साथ हमारे ताल्लुकात जाहिर है कि वो फिर बहुत सारे जो ये लोग हैं ये वो हैं जो कि पाकिस्तान में रिफ्यूजी कैंप से जो है वो गए हैं। इसीलिए आप देखें जो मसला आ जाता है हमारे लिए, फॉर एग्जांपल तालिबान वहाँ पे जब कामयाबी हासिल करते हैं तो यहाँ पे कई रिफ्यूजी कैंप्स में जश्न मनाया जाता है और दुनिया में मीडिया दिखाता है कि देखें जी पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। इसीलिए हमारा जो प्रॉब्लम था या जो ये अभी इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो रही है उससे पाकिस्तान का ज़ाहिर अफगानिस्तान में जो भी चीज़ डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान उससे नहीं होगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान का किरदार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक पहले तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि इस रीजन में पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है, हमारी मर्जी के बगैर फैसले नहीं होते। और हमने इन फैसलों को किस तरह से हमने आगे हम जो एडवाइस कर रहे थे पहले भी, अगर उसको माना जाता तो पहले बेहतरी हो जाती। अब भी हम तो अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए कोशा होंगे और मुस्तहकम हुकूमत वही होगी जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। ऑब्वियसली हुकूमत के बड़े राब्ते भी रहे हैं, जरा हमें थोड़ी सी एक सेंस दे दे कि क्या आपको लगता है कि इस पर जब तालिबान आएंगे, अब ऑब्वियसली दुनिया भी बदल चुकी है, तालिबान से भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होंगी खासतौर पर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। आपको लगता है कि आप वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को एक्सेप्टेंस भी दिलाने की कोशिश करेंगे या फिर उनका ये गोल ही नहीं है? ये अभी कंसर्न है दुनिया का। रात को मुझे मलाला यूसुफजई की कॉल आई और बहुत तवील उन्होंने जो है वो मेरे से इस मामले के ऊपर बातचीत की और आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने इन्हीं इश्यूज को जो है वो उठाया है और उनका यही मानना था और पूरी इस वक्त के जो तालिबान की हुकूमत है वो ख़वातीन के राइट्स को और ख़ुसूसन जो एजुकेशन है उसके ऊपर कोई कदगन जो है उसको नहीं लगानी चाहिए और पाकिस्तान जो है वो इस मामले में भी अपना किरदार अदा करे। और बिल्कुल जाहिर है कि मैंने तो उनको यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह जो भी हम इस मामले में कर सकते हुए हम इसमें ज़रूर जो है वो करेंगे। लेकिन ये अफगानिस्तान का जाहिर है एक कानूनी मामला है, लेकिन एक कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, बैन अल-अक़वामी तौर पे मुसलमा ह्यूमन राइट्स हैं और उसके ऊपर अमल करना हर हुकूमत और हर मुल्क का फ़र्ज है। और इसी तरीके से ये जो ख़वातीन के मामलात हैं, ख़वातीन की आज़ादी है, उसके साथ ख़वातीन की तालीम का मामला है, ये भी एक आलमी सतह पे मुस्तनद ह्यूमन राइट है। होपफुली पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस, अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है वहाँ पे कदगन लगाने की, तो होपफुली पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सके, कुछ कन्विंस कर सके। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सबसे बड़ा वही मसला इंसानी अलमिया जो ह्यूमन क्राइसिस है, वो इस किस्म की कभी भी कोई सूरत हाल होती है सबसे बड़ा वही मसला सामने आता है। और इस वक्त
वही सामने ये बड़ा आसान है कि हम अज्यूम कर लें कि क्या होने वाला है, और सही भी होंगे अगर हम अज्यूम कर लें, लेकिन करना नहीं है। बिकॉज यहाँ लगता है कि कुछ शायद चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से हों, बिकॉज उनका आना और काबुल को विदाउट एनी ब्लड शेड, ये कहना कि हम इसी तरह करना चाहते हैं, आई वुड से दैट दिस इज़ अ स्लाइट चेंज। सो लेट्स सी कि आगे क्या होगा। हम ले रहे हैं ब्रेक और थोड़ी देर में वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और आज जिस शख्सियत को हम याद कर रहे हैं उन्हें जदीद कव्वाली का किंग कहा जाए तो इंडीड गलत नहीं होगा। बिलाशुबा ये वो शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम बात कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, और जिनको आज अब हमसे बिछड़े 24 साल गुजर गए हैं। एक्चुअली उनका, चलें पहले उनका थोड़ा सा हम कलाम भी सुनते हैं, कुछ इनका म्यूज़िक भी सुनते हैं, बिकॉज ये अभी लगता नहीं है कि 24 साल हो चुके हैं, लगता है अभी भी हमारे साथ है। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ इनके वालिद साहब, इनके ताया उस वक्त के मशहूर कव्वाल थे। शुरू में वालिद का ख्याल था कि इनकी आवाज़ इमेजिन करें मौसीकी के लिए मौजू नहीं है और उन्हें नहीं पता था कि उनके ख़ानदान का सबसे बड़ा सितारा बनके ये शख्सियत निकली। लेट्स लिसन टू समथिंग एल्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे आप नुसरत फ़तेह को बिल्कुल आइडेंटिफाई कर। अच्छा, इनके भी ऐसे कलाम हैं, ऐसा इन्होंने पढ़ दिया है और गा दिया है कि वो हर सिचुएशन पे फिट आ जाता है। बिल्कुल सही कहा, टाइमलेस। और अभी मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहा था और वहाँ पे ज़ाहिर एक इंसानी अलमिया जन्म लिया है। सारी सूरत हाल के बाद देयर आर पीपल हु डू नॉट वांट टू लिव देयर एनीमोर। तो उसके साथ मैच करता हुआ तो मेरे पास एक है, कलाम है। हाँ, मतलब यूनेस्को अवार्ड, जापान से अवार्ड, NPR अवार्ड, टाइम मैगजीन ने इनको 12 आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम में इनका शुमार है। तो लेट्स जस्ट लिसन टू हिम। वैसे तो बहुत सारा इनका कलाम है, बहुत सा म्यूज़िक है, लेकिन हमारी टीम ने डिसाइड किया एक ही को 2 बार सुना दिया जाए। फिर एज वी हैड सो मच टू पिक फ्रॉम, बट यू गेट द जस्ट, यू गेट द आइडिया। तो आज ऑन योर ओन आप ज़रूर ट्रिब्यूट दें एंड लिसन टू खान साहब। जनाब, अब अपनी फेवरेट कव्वाली वैसे हमें ट्वीट करके भी बताइएगा कि कौन सी है। कराची में आज़ादी के जश्न में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसने इसकी रौनकों को भी मुतासिर किया, और सर्टनली हमें एक मरतबा फिर ज़रा चौकन्ना रहना होगा कि दुश्मन को हमारी ये खुशियाँ कुछ भाती नहीं हैं कि कोई ना कोई ऐसी तकरीबकारी सामने आ जाती है। कराची का इलाका है बल्दिया टाउन। मिनी ट्रक पर दस्ती बम हमले में 13 अफराद की जान चली गई। 14 अगस्त की रात को शादी की तकरीब से वापस आने वाले मिनी ट्रक पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया। धमाके में 7 खवातीन समेत 6 बच्चे जाँ बहक हुए। इमेजिन एंड टू थिंक कि कहा यही जा रहा है, और बल्कि अब डिटरमिन हो रहा है कि ये टारगेट भी नहीं थे, तो लिहाजा ये तो और भी ज़्यादा अफसोस की बात हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई है, कैसे एक गाड़ी में जिसमें पता लग जाता है आपको ख़ानदान है, फैमिली है, बैठी हुई है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, उस पे दस्ती बम हमला कर दिया। कौन से अनासर हो सकते हैं इसके पीछे? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान शाह हु हैज़ बीन कवरिंग दिस इवेंट एज़ वेल। अच्छा ज़ीशान, सबसे पहले तो हमें बताइएगा, क्योंकि जब हमने भी ये खबर ऑन द वीकेंड सुनी है तो मतलब एक पूरी फैमिली है, एक ही फैमिली के सारे लोग टारगेट हो गए, लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि ये एक्चुअली टारगेट थे ही नहीं। तो क्या मामला है पीछे, क्या हो क्या रहा है? देखिए हुमा, ये कहना कबलस वक्त होगा कि ये टारगेट नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त इस गाड़ी के ऊपर जो एक मिनी ट्रक में ये लोग सब सवार थे, तकरीबन 20 खवातीन और बच्चे इसमें सवार थे, और जो एनी शाहिदीन ने बयान दिया है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने यहाँ पे आके हैंड ग्रेनेड गाड़ी के अंदर फेंका और फिर वो फरार हो गए। तो ये कहना कबलस वक्त होगा कि ये टारगेट नहीं थे। जिस तरह से वारदात अमल में लाई गई है और इस ट्रक को टारगेट करके इसमें, जबकि क्योंकि शादी की गाड़ी थी, ये शादी का ट्रक था, शादी से लोग आ रहे थे, तैयार बच्चे और खवातीन इसके अंदर मौजूद थे, और इनको देखकर इनके यहाँ जो रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड उन्होंने अंदर फेंका है। और जो एक सबसे बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि जो बम था, जो हैंड ग्रेनेड था, जो CDD हुकाम और बम डिसोल स्क्वाड से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये नीचे अंदर जो फ्लोर पे गिर के फटने के बजाय ये हवा में ही ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा थे, उनके चेहरों पर हिट किया गया और डेथ टोल में इजाफा हुआ। 13 अफराद इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं, जिसके अंदर एक 6 साल बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 7 अफराद अभी भी ज़ेरे इलाज है, जिनमें से एक बच्ची जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद है, और उसको बच्ची को मिला के 2 अफराद ऐसे हैं जिनकी इस वक्त हालत खासी तशवीशनाक बताई जा रही है। और तो इस खानदान के अफराद से किसी से बात हुई ज़ीशान? कुछ उन्होंने बताया है कि क्या उनका कोई पर्सनल मैटर था या फिर ये दहशतगर्दी का वाक़या है? अभी तक पुलिस हुक्काम ने क्या डिटर्मिन किया है? देखिए, मेरी
फैमिली से बात हुई थी, ये जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा है, महराज खान सवाती इनका नाम है। इसके अलावा जो इनके बड़े भाई हैं फरमान खान सवाती, वो खुद अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। इनसे हमने इनके बच्चों से भी बात की, इनके भाई से भी बात की। इन्होंने कहा कि इनकी कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जिसके बिना पे उनको इस तरह से टारगेट किया जाए। तो हम दूसरी जानिब पे जो हमारी एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हाज से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस दोनों एस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि जिस तरीके से, क्योंकि जो अब तक दहशतगर्दी की वारदातें हुई उसमें ये कहा जाता है कि इस तरह से बच्चों को, ख़वातीन को टारगेट नहीं किया जाता। ताहम एक्ट ऑफ टेररिज्म है। दोनों हालात में दोनों चीज़ों को इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से जो अहले खाना है उन्होंने खुसूसी तौर पे ये बात कही है कि उनकी कहीं भी कोई दुश्मनी मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसा बैकग्राउंड। अच्छा ज़ीशान, ये ज़रूर बताइएगा, दुश्मनी चल रही हो। अब तक ये कुछ फॉलो अप किया जा सका है कि ये किया किसने था? आपने बताया कि मोटर बाइक पे आए हैं और उन्होंने इस तरह बम फेंके। क्या ये लोकेशन ऐसी थी कि कोई CCTV, कोई इसके कोई विजुअल्स आ जाए, कोई फुटेज आ जाए, कुछ पता चले कि कहीं से तो ऑब्वियसली स्टार्ट होना ही होगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक जो वक़ुआ था, जो जाए वक़ुआ है, वहाँ पे कोई CCTV कैमरे की मौजूदगी नज़र नहीं आई है। तमाम इसके अलावा जो रूट के कैमराज हैं, जो उस एरिया की एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे मुल्ज़िमान के जो अब तक की इतलात हैं कि मोटरसाइकिल सवार थे ये दहशतगर्द, उनके लिए उसको ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा जो मेरी कुछ पुलिस ज़राए से बात, उन्होंने कहा था कि इस एरिया की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। तो हम इसके लिए कुछ वक्त दरकार होगा और जियो फेंसिंग कराने के बाद में वादे किया जाएगा कि ये लोग कौन थे। वाकई का मुकदमा जो मेरी आज SSP किमाड़ी फिदा हुसैन जामदी से बात, उन्होंने कहा कि आज मदीना कॉलोनी थाने में वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अब से कुछ देर के बाद में इसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन ताहम पुलिस की जानिब से भी इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी इस वक्त जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। मैं सिर्फ उस फैमिली का सोच रही हूँ कि जिसके इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो चले गए और उनको शायद अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि क्यों। तो ये जब रह जाता है ना कि ये हुआ क्यों है, बिकॉज देन इट स्टार्ट्स। वैसे तो इस किस्म के टैक्स सारी सेंसलेस होते हैं, लेकिन कोई वजह, कोई दुश्मन हो, कुछ तो निकले, लेकिन यहाँ तो अभी तक बिल्कुल एक ब्लैंक है। और छोटे बच्चे, पेनफुल। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब। आपके लिए, सबके लिए एक चांस है जो आपको रातों रात करोड़पति और लखपति बना सकता है। बता रहा हूँ मैं आपको। ये खबर तो मुझे भी पता है क्या है, लेकिन वाकई मतलब जी ऐसा सब कुछ हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। FBR से मुंसलिक रिटेलर्स से खरीदारी पर जो लोग जिनके पास POS पॉज का सिस्टम मौजूद है, जो रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं, उनसे खरीदारी पर उनके कस्टमर्स को, आवाम को इनाम मिलेगा। तस्दीक शुदा इनवॉइसेस वाले रिटेलर्स के सारिफीन के लिए हुकूमत ने इनामी स्कीम मुतारिफ कराने का इशारा दिया है। मतलूबा मयार पर पूरा उतरने वाले सारिफीन कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी का हिस्सा बनेंगे और हर माह के पहले हफ्ते में FBR हेडक्वार्टर्स में कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी होगी और गुज़श्ता माह की इनवॉइसेस को कुरानंदाजी में शामिल किया जाएगा। इनामी पॉलिसी से मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाने की मदद मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है कस्टमर्स भी जाके बोलेंगे जनाब अब हमें रजिस्टर्ड एक स्लिप दें जिससे हम अपने आप को रजिस्टर कराएं फॉर दिस इनामी स्कीम। और इसका मतलब फिर ये इनवेरिएबली अ लॉट ऑफ अदर एंटरप्राइजेज वुड आल्सो लाइक टू बी रजिस्टर्ड दैट वे। अच्छा जी, हमें इस वक्त ज्वाइन किया और ये डेफिनेटली अब्दुल्ला ने इतना हमें इंटाइज किया करोड़पति बनने का कि सवाल तो बनते हैं। ज़ीशान मर्चेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। ज़ीशान, सबसे पहले तो सब कुछ छोड़ दें, आप हमें बताएं कि ये क्या स्कीम है, क्या फीचर्स हैं, हाउ डज इट वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इट्स ऑलरेडी इन प्लेस और इसका तरीक़ाकार ये है कि वो टियर 1 रिटेलर्स जो अब POS से FBR के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, उनसे जो भी शॉपर्स जो शॉपिंग करेंगे वो एक FBR की प्रिंटेड रिसीट आएगी उनके पास, उसको वो 2 तरीके से जो है वो FBR तक पहुंचाएंगे। या तो वो टैक्स आसान स्कीम का इस्तेमाल करते हुए QR कोड स्कैन करेंगे और वो FBR को भेज देंगे, या SMS करेंगे उसको 9966 पे,
जिसके तहत FBI रिटर्न में उनको जवाब देगा कि ये वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। इन केस इट इज़ वेरीफाइड तो वो यूज़र जो वो भेज रहा है वो वन टाइम अपना CNIC, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लेगा और फिर उसके बाद वो ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो जिस तरीके से हर महीने में वो अपनी वो स्कैन करके भेजता रहेगा वो हर ड्रॉ के लिए एलिजिबल रहेगा। और इसमें इनिशियली जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि 25 करोड़ रुपए से ये प्राइजेस स्टार्ट होंगे। अच्छा ज़ीशान साहब, ये फ़ायदा या इनाम तो सिर्फ सारिफीन को पहुंचेगा, इस स्कीम में रिटेलर्स के लिए क्या कुछ है? प्रॉब्ली अगर उनके लिए भी आप कुछ इंट्रोड्यूस करें तो वो भी ज़्यादा इनकरेज होंगे ना, क्योंकि अभी जो ये सारा सिस्टम है इसमें फ़वाइद जो हैं वो आवाम तक पहुंच रहे हैं, कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, बट रिटेलर्स के लिए कोई इंसेंटिव है क्या इसमें? इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। देखें प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त जो भी हमारे पास टैक्स सिस्टम में लोग हैं वो शायद बहुत कम लोग हैं उसमें से जो 100% अपनी हर चीज़ से प्रॉपर्ली डिक्लेयर करते हैं। ये रियल टाइम एक्सेस देगा FBI को। आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बजट में ये स्पीच में सुना होगा कि अभी तक पाकिस्तान में 10,000 लोग हैं जो POS से मुंसलिक थे और इस साल का टारगेट ये है कि उन्हें 80,000 पे लेके जाना है। तो एक तो ये ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़ोर शोर से कर रही है और आपने हालिया अखबारात में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है सील भी किया गया दुकानों को, क्योंकि वो POS को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। ये तो एक ऑब्लिगेशन है उन लोगों की कि जिन्हें POS इंटीग्रेट करना है। शॉपर्स के लिए फ़ायदा ये है कि उन्हें इनाम मिलेगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है कि उन्हें एक्चुअल सेल रिकॉर्ड होना शुरू होगी, जिससे आपने ये भी सुना होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस साल तकरीबन 100 to 150 बिलियन जो है टैक्सेस में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन POS की सेल्स से जनरेट होगा। ठीक है, ये भी समझा दें कि ख़रीदार को जो इनाम मिलेगा उससे आप क्या समझते हैं? वो अपने दुकानदार को कहेगा वो इसे पक्का बिल POS सिस्टम से निकाल कर This is how you're trying to expand the network. 2-3 चीज़ें होंगी। एक, आपको इनाम निकलने का एक इंसेंटिवाइज होगा। 2, डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से चलेगी। 3, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू, जो एग्जैक्ट रेवेन्यू है या जो रियल रेवेन्यू है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। हमारे जो टैक्स कलेक्शन का अहदाफ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट किया है वो होगा और इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्राइजेस होंगे। सिर्फ 1-2 प्राइजेस नहीं है जो हम सुन रहे हैं कि कई सारे किस्म के प्राइजेस होंगे और वो लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो प्रॉपर रिसीट्स लें और उसको उनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ज़ीशान साहब, हमारी एक तजवीज़ है, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे इसी सिलसिले में कि रिटेलर्स के लिए कोई इंसेंटिव रखें। इसमें एंड कंज्यूमर को फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन रिटेलर भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होना कि वो सिस्टम सही करें, अपनी सेल इनवॉइसेस जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड में लाए। उसके लिए कोई इंसेंटिव आप लोग मतलब उसको ये मेहनत करने के लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए? Well, this is a very good suggestion and एक्चुअली वी कैन फॉरवर्ड दिस टू FBI कि ऑब्वियसली कि जो लोग इस सिस्टम में अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो अपनी खुशी से या FBI की ज़ोर से, तो उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कैशबैक की कोई सिस्टम होनी चाहिए या उनके पास ऐसा मैकेनिज़्म हो कि उनको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये साल बहुत क्रिटिकल है। अगर ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया और लोगों को जिस तरह से ये कह रहे हैं कि महीने के हर पहले वीक में ये कुरानदाजी करके इनामात देंगे, अगर लोगों को ये एक्चुअली मिलना शुरू हो जाता है जैसे कि अब होने वाला है ये, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और वो रिसीट्स को प्रॉपरली लेंगे और FBI को जमा कराएंगे। सबके लिए मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन है एंड वी थिंक कि इससे न सिर्फ गवर्नमेंट अपने टैक्स टारगेट्स को पूरा करेगी बल्कि डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव में भी बहुत ज़्यादा मदद। थैंक यू ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नो दिस इज़ डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, ख़ासतौर पे जो अब्दुल्ला ने शुरू में वादा कर दिया था ना करोड़पति, तो उसके लिए तो आप ये होना ही चाहिए। 6 पर SMS करके इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे टैक्स आसान, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आईफोन यूज़र हैं, स्मार्टफोन यूज़र हैं, आप ऐप एक डाउनलोड कीजिए टैक्स आसान, और अगर आप एक एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो उसमें आप लॉगिन कीजिए और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी ये टैक्स रिसीट्स वाली, रिसीट्स में अपने। हैव यू डन दैट आल्सो? आई हैव नॉट येट डन दैट बट अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज टेलिंग मी कि दिस इज हाउ यू डू इट। सो हम किसी दिन ज़ीशान साहब को ही बुला लेंगे और करें सामने, पूछ लेंगे कि ये किस तरह से, और एक डेमो भी हो जाएगा आई गेस। अच्छा जी, मूविंग ऑन, किसी और से मिलाना है आपको और बात करते हैं जी पाकिस्तान के रोशन चेहरे अली सलमान की। और अली सलमान ये
ही इज़ अ यंग बॉय। और किया क्या ये हम आपको बताते हैं। अली सलमान ने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी तालीम को मुतासिर नहीं होने दिया और अली सलमान ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के तहत ओ लेवल कंप्यूटर साइंस में दुनिया के कोई 99 ऑलमोस्ट 100 ममालिक के स्टूडेंट्स को मात देकर पहली पोजीशन हासिल किया, वो भी किसमें? कंप्यूटर साइंसेस में। इमेजिन, इस होनहार नौजवान के बारे में यासिर फारूकी हमें सक्खर से एक्चुअली अपडेट कर रहे हैं। ओवर टू यू यासिर। सक्खर के निजी स्कूल के तालिबे इल्म अली सलमान ने आर्मी वबा के दौरान जब लॉकडाउन के बायस तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर थीं, ऐसे कड़े वक्त में ओ लेवल कंप्यूटर साइंस में 100 ममालिक के तलबा में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। असातिज़ा के साथ अली सलमान के वालिदैन बेटे की बेहतरीन कारकर्दगी पर इंतहाई खुश हैं। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं अपनी ये खुशी, अपनी ये अचीवमेंट जो है अपने वालिदैन के और अपने मुल्क के नाम करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि मुस्तकबिल में भी मैं जिस भी शोबे में जाऊँ वहाँ पर इसी तरह कामयाबी हासिल करता रहूँ और अपने वालिदैन और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। कोरोना का माहौल था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो इसने दिन रात एक करके ये मेहनत की और ये अचीव की है। काफ़ी मुल्कों से जो है वो अली सलमान के लिए मुझे मुबारकबाद के पैगाम आ रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नुमाया कारकर्दगी पर अली सलमान को तारीफी सनद और नकदी इनाम से भी नवाजा। अली सलमान की कामयाबी ने वाजे कर दिया है कि अगर तालीमी मौक़े सबको यकसा फराहम किए जाएँ तो पाकिस्तानी भी दीगर ममालिक के तलबा से कम नहीं हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। अली सलमान, भाई आप तो छा गए हैं, आपकी वजह से बड़े आपके कजन्स को टेंशन होती होगी क्योंकि आपने ये हमेशा यही होता है, आपने इतने स्टैंडर्ड हाई कर दिए हैं कि ज़रा मसला हो गया होगा आपके क्लास फेलोज। वैसे भाई पहले कजन्स आपस में डिसाइड कर लें, अगर एक हाई अचीविंग कज़न होना तो बाकियों को करना पड़ेगा, वरना जो बाकियों के साथ हालत होगी ना, जो अम्मियाँ और अब्बूस करेंगे। जैसे मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड अब बदलना चाहिए, वालिदैन को भी समझना चाहिए। पेरेंटिंग जो है ना अब हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते दिन के साथ चेंज होनी चाहिए। अगर पढ़ाई के हवाले से कोई नहीं बदलेगा, एवरीबडी वांट्स अ हाई अचीविंग चाइल्ड। और खासतौर पे जब मुकाबले हो रहे हो अपनी खानदान में। बच्चा बहुत हाई अचीवर है, इट इज चलें, गुड फॉर हिम, मगर ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी उसी सब्जेक्ट में या उसी तरह पढ़ाई के मैदान में भी बहुत हाई अचीवर हो। वो किसी उसकी कोई और सलाहियत हो सकती है, ही कैन बी अ गुड आर्टिस्ट। लेकिन एक बात है, एक डिफरेंस तो इसी बात से पता चल जाता है कि ये कोरोना और लॉकडाउन एंड व्हाट नॉट ये सारा होता है, उसके दौरान ये अली सलमान की पढ़ाई थी। एंड देन रिमेंबर ऑल दोस हैशटैग्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सेइंग कि जी एग्जाम्स बंद करो तो स्कूल बंद करो, और हमने पढ़ा, बच्चे करने वाले ना कर लेते हैं। तो लिहाजा ये बहाने अब नहीं चलने वाले। ये सामने एग्जांपल है, या तो तुम जाके अली सलमान को भी मना करो तुम भी ना पढ़ो भैया, वो पढ़ के दिखा रहा है कि इट्स डूएबल। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक फाइनली अच्छी खबर ये है कि यूएई ने चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने वाले मुसाफिरों को मुल्क में आने की इजाजत दे दी है, which is great. Which is ironic because उन्होंने सबसे ज्यादा तो साइनोफार्म खुद लगाई है अपने लोगों को। तो इसलिए ये अब इजाजत दे देना कि जी बाहर से आके, आपको पता है ना, और मैं तो फिर भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तो लगी है साइनोवैक। इसको कहते हैं कि एग्जैक्टली आप तो बिल्कुल पीछे रह जाए। लेकिन ये वैक्सीन पॉलिटिक्स जो दुनिया में पिछले 1.5 साल से स्टार्ट होगी ना, 1.5 साल नहीं चलो इस साल से स्टार्ट हुई है, दिस इज टू मच। बिकॉज वो मुल्क जो खुद भी चाइनीज वैक्सीन लगा रहे हैं, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी अगला चाइनीज के साथ नहीं आएगा? व्हाई? खैर एनीवे, यही तो दस्तावेज़ात के मुताबिक यूएई हुकूमत की वेबसाइट पर साइनोफार्म पहले नंबर पर इसको रखा गया। यूएई में दाखिले से कबल मुसाफिरों को वेबसाइट पर अपनी तफसीलात देना होंगी। मुसाफिरों को वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ वैक्सीन की तफसील भी देना होगी। यूएई हुकूमत के मुताबिक साइनोफार्म और स्पुतनिक और कौन सी है, फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने वाले अफराद को दाखिले, तो मॉडर्ना नहीं है इसमें शामिल, मेरा ख्याल है होगी। वो वैसे वो पहले ही होगी। इसके अलावा जॉनसन वैक्सीन लगवाने वालों को भी सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। तो तुम नहीं जा सकते, लेकिन मैं चलती हूँ, कसम से सिर्फ मैं रह गया हूँ। अच्छा, हम यहाँ इसलिए ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि अब्दुल्ला को बहुत सदमा हुआ है। यही तो उम्मीदें थी, बाकी तो दुनिया बंद है। यूएई तक शायद जा सकेंगे। आई कैन गो, ही कांट, एंड आई विल गो, ही विल नॉट। ब्रेक। वेलकम बैक। हम हंस इसलिए रहे हैं, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, इफ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान, हम हंस इसलिए रहे थे। वो आजकल एप्स आती है ना कि वो आप शक्ल बदल देते हैं,
और किसी और की शक्ल लगा देते हैं। मतलब अगर उसको बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ना यूज़ किया जाए तो वो बड़ी फ़नी भी हो सकती हैं। और हमने एक बहुत ही फ़नी अभी देखी और आपको बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन था। अच्छा, हो ये रहा है कि वो शक्ल मॉफ करके ना आजकल बड़े मशहूर गाने उसमें सियासतदानों की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। यही हो रहा था, यही हो रहा है और वो एक्चुअली फनी हो जाती है टाइम्स। एनीहाउ जनाब, थैंक यू फॉर राइटिंग इनटू अस। और वैसे तो हम आपके साथ ही होते हैं। अच्छा, पीपल हु मिस्ड आवर आज़ादी शो बिकॉज टाइमिंग ज़रा उसका डिफरेंट हो गया था, 9 बजे नहीं था। हमने आपको पहले वैसे वार्न कर दिया था, इट वाज फ्रॉम 10 to 12। तो इट इज़ ऑन यूट्यूब एज वेल एंड ऑफ कोर्स फेसबुक पे जब आप हमारे जियो पाकिस्तान पेज पे जाएं तो उस पर सब कुछ होता है। सो वी पुट इट ऑल अप देयर। और बिकॉज इतनी तारीफें हो रही हैं तो कुछ लोगों का, जो हमारे आर्टेड फैंस हैं, उन्होंने कहा भाई हमने तो मिस कर दिया, ये कौन लोग थे जो आए हुए थे। यू कैन वॉच इट ओवर देयर। अच्छा, आर यू स्टिल हैविंग मैंगोज? नो नहीं, नो, आई स्टॉप्ड हैविंग मैंगोज जब वो एक बाल वाले आना स्टार्ट हो गए तो फिर मुझे नहीं पसंद। स्टिल हैविंग मैंगोज। और मैं जिसको भी बताता हूँ बड़े अचंभे से मुझे देखता है कि जनाब अब तो आम का जायका। भाई आम तो आम ही होता है। अब नहीं, आजकल तो पीचेस हो रहे हैं, पीचेस हैं और फिर आड़ू और अभी फिर आपको पता है मौसमी और कीनू आने में तो काफी वक्त है, इसलिए अभी आम का जाते हुए आम का भी जायका चखें। मतलब वो वाले जिन्होंने शुरू में ही वो काट कूट के उसको फ्रीज कर लिया था ना पल्प के सॉर्ट में, ताकि आप डिजर्ट्स बन सकते हैं। डिजर्ट्स भी बन सकते हैं। आपको पता है बहुत से डिजर्ट्स भी पल्पी मैंगोज में चाहिए होता है। और शेक से बेहतर क्या चीज़ है, मतलब मिल्क शेक आप पिए या कुछ इस किस्म की, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इफ यू हैड स्टोर्ड द मैंगोज। ये मेरी एडवाइस थी। अच्छा जी, एक स्टोरी है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है जनाब। और मेसी के आपको पता है दुनिया में कौन इनका फ़ैन नहीं है। आलमी स्टार सुपरस्टार फुटबॉलर हैं लायनल मेसी। इन्होंने आंसू पोंछने के लिए अभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना लास्ट, जिसमें वो रो पड़े अपने क्लब छोड़ने का ऐलान किया था, इन्होंने आंसू पोंछने के लिए जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया था ना, वो किसी के हाथ लग गया तो? और अब उस टिश्यू पेपर को फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। और करोड़ों का फरोख्त हो गया होगा। क्या इस टिश्यू पेपर की कीमत जो है वो पाकिस्तानी अगर करेंसी में कन्वर्ट करें तो 16 करोड़ रुपए रखी गई है। मैंने नहीं बात करनी, नहीं। मतलब ये भी एक पड़ा हुआ है टिश्यू पेपर। फेंके इसको यहाँ से। आप क्यों इन्फेक्टेड टिश्यू पेपर यहाँ पे रख रही हैं? मेसी का टिश्यू पेपर जिसमें वो अपना नाक भी निकाल रहा है और उसमें मतलब रो रहा है, वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, हमें क्या पता। और यहाँ मेरा पड़ा हुआ तो यू थॉट कि वो इन्फेक्टेड होगा, दैट इज बीइंग बायस्ड। मेसी है, 16 करोड़ रुपए का उसका टिश्यू पेपर है। मेसी ने चंद दिन पहले, इन केस यू फॉरगॉटन या फिर यू मिस्ड इट, तो बार्सिलोना क्लब छोड़ने के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बहुत ज़्यादा वो अफसरदा थे, और उनकी बेगम ने उन्हें टिश्यू पेपर पेश किया था और मेसी ने इस टिश्यू से अपनी आंखें और अपनी नाक भी वैसे साफ की है। वैसे एक आया है, अगर बेगम ने ही टिश्यू पेपर उठा लिया हो और फिर वो बेच दिया हो तो पैसे तो घर ही आए। एक्चुअली बैठा था एक शख्स, ये भी एक कहानी है ना, उस शख्स ने वो टिश्यू पेपर उठा लिया और उससे इंटरनेट पर एक ऑनलाइन वेबसाइट पर $1 मिलियन यानी 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में से जायद में बेचने का इसने इश्तिहार दे दिया है। और इसने दावा किया है, इसने अभी इश्तिहार है, अभी इसने दावा किया है कि इस टिश्यू पेपर में मेसी का जीनियाती मवाद मौजूद है और ये अगर जो टिश्यू पेपर लेगा उसको फुटबॉलर बनने में मदद मिलेगी। ये वैसे क्या लॉजिक है? Some people like to ओके, बहुत से बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टार्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि लोग उनके ट्रैश कैंस के थ्रू गो थ्रू करते हैं और फिर इसी किस्म की चीज़ें निकालती हैं और फिर वो ईबे वगैरह पे बिक जाती हैं। लेकिन ये टिश्यू और ये पैसे जो हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। बट आई थिंक ये बिक जाएगा। I don't think इससे ज़्यादा so. प्रॉब्ली पैसे कोई बेवकूफ़ी इस किस्म की वैसे नहीं करे तो बेहतर है। And what do you know कि वो टिश्यू उसी का था? इनकी फैन फॉलोइंग। हाँ, बट वो टिश्यू हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाकई वो ही टिश्यू है जो उधर इस्तेमाल हुआ है? टेस्ट होना चाहिए इस पे, उसमें आंसू जो हैं वो मेसी के डीएनए से मैच किए जाएं। छोड़ दो सब कुछ। टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। पाकिस्तान जमैका टेस्ट हार गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में वेस्टइंडीज को 1-0 की बरतरी। अहम कैचेस छोड़ना शिकस्त की बड़ी वजह बना। कराची के सियासी खला को पुर करने के लिए PSP भी सरगर्म। 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। बड़ी जमातों की मौजूदगी में PSP के लिए जगह बनाना आसान काम नहीं। और घर छोटा है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, जापानी बॉन्साई तरीका आपका बागबानी का शौक पूरा कर सकता है।
You know, I love this art of bonsai. अच्छा, आप तो सीख भी रहे थे, कुछ किया था? I've taken a few workshops as well and I'm training a few bonsais myself. तो Training a new bonsai? ये few train किया जाता है इन bonsais को। जाहिर है एक दरख्त को bonsai से मुराद ये है कि एक दरख्त को एक प्याले में आप बंद करते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसे सवाल आ रहे थे जो कि शायद स्टूपिड के ज़ुमरे में आ जाएंगे, तो आई विल नॉट आस्क ऑन एयर, वो मैं बाद में आपसे पूछूंगी। लेकिन सबसे पहले और बातें करते हैं और आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान पर बराह रास्त असरात यकीनी हैं। अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली पर पाकिस्तान की गहरी नज़रें हैं। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फ़ैसला आलमी राय आमा और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए करेगा। ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कबल अज़ वक्त तबसरे से इनकार किया। ये देखिए, ये अभी आप क्या सराइयां हैं, इस पर अभी एक चीज हुई नहीं है, मैं उस पर कमेंट कैसे कर सकता हूं? नंबर 1। नंबर 2, जब वो सूरत हाल आएगी, उस सूरत हाल को देखते हुए इंटरनेशनल जो कंसेंसस है, ओपिनियन है, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान फैसला, अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए पाकिस्तान मुनासिब फैसला करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में है। सो ये तो आपने सुन ली थी उनकी गुफ्तगू। वैसे तो अब वो सूरत हाल आ गई है बिकॉज तालिबान हैव फाइनली टेकन ओवर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान भी ये कह चुका है कि वो अमरीका के साथ मज़ीद किसी तनाज़े में शराकतदार नहीं बनेगा। अफगानिस्तान के सियासी हल पर वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार जोर देते आए हैं। The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. हम partners in peace तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं, हम partners in conflict नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रा ऑब्ज़र्व करने की भी ज़रूरत है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस काबुल पर फतेह के बावजूद तालिबान का रवैया जो है वो माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल द वे दे एंटर्ड काबुल ऑल्सो, उस तरह भी आपको नज़र आ जाता है। लगता यही है कि तालिबान भी माजी की गलतियों से सीखे हैं और अफ़गान मुहाजिरीन की आमद का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था, फ़िलहाल ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इस वक्त जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं ऑफ कोर्स टेंशन है बिकॉज ऑफ द पास्ट दैट तालिबान हैज़ हैड, लेकिन प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं वो स्लाइटली एक डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान पर किसी ना किसी तरह तो असरात पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज़ पे भी, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें तैयार रहना होगा। और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। बगराम में आपको पता है जो जेल ब्रेक हुआ है जिसमें कैदियों को रिहा किया गया, उसमें TTP के नंबर 2 भी, उनकी भी रिहाई की तस्दीक हुई है। फिर और बहुत सारे ऑलमोस्ट सैकड़ों ऐसे अफराद की रिहाई का बताया जा रहा है जिनका ताल्लुक TTP से था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो वहाँ पर। और थोड़ा सा एक और चीज़ हम थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे देखें ना तो लोग थोड़ी सी खुशियाँ भी मना रहे हैं कि देखें जी अफगानिस्तान का ये साथ हुआ है। अफगानिस्तान में जो होगा उसका असर इस पूरे रीजन को पड़ेगा, इसलिए हम सारों के लिए इट्स बेटर कि अफगानिस्तान में एक मजबूत हुकूमत हो, एक स्टेबिलिटी हो, बिकॉज और ताकि पूरा रीजन प्रोग्रेस करे। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोधी साहब, अफगानिस्तान में तालिबान अब इक़्तिदार में ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, आजकल की ही बात है। अब दुनिया के अंदाज़ों से बहुत पहले हो गया ये सब कुछ। अभी हम वहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ से भी बात कर रहे थे, वो कहते किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेज़ी से फॉल ऑफ काबुल हो जाएगा। आपकी नज़र में इस सब के इतने क्विकली होने की क्या वजूहात बनी? जी, दुनिया मेरा ख्याल है कि एक असेसमेंट में गलत गई और वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फतूहात हैं अफगान तालिबान की, ये अस्करी नौयत की नहीं है, वो कि इसमें अस्करी स्ट्रेटजी ज़रूर थी। ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल फतूहात हैं। ये जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो अवाम थे
अफगानिस्तान के वो काबिज फ़ौजों के रवैये से बहुत तंग थे और करप्ट अशरफ गनी की हुकूमत से बहुत तंग थे। और यही वजह है कि अफगान तालिबान जो है सियासी इनकलाब लाने में कामयाब हुए, क्योंकि वो जहाँ भी गए उनकी पजीराई हुई। सिर्फ 2-3 शहरों में ज़्यादा लड़ाई हुई है, बाकी सारा अफगानिस्तान जो है उनके ज़ेरे नगीं आया है। लोगों ने उनको वेलकम किया है, बाकायदा साइडों पे खड़े होकर नारे लगाए हैं, उनके साथ मिले हैं। तो जो चीज़ जो गलत अंदाजे लगाए गए वो ये थे कि शायद अवाम अफगान तालिबान के साथ नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई सिर्फ लोगों को वर्दियां पहना देने से और उनके हाथों में बंदूकें थमा देने से फौजें नहीं बनती। ये जो 3 लाख अफगान फौज जिसका बहुत तज़किरा था वो कहाँ है? इसलिए कि उनके दिल नहीं थे इस जंग में, उनका मोराल नहीं था कि इनके सामने खड़े होते। वो दिल से अफगान तालिबान के साथ थे बजाय इसके कि अमरीकी हुकूमत के साथ हों। तो जब भी कोई काबिज फौज किसी मुल्क में जाती है तो जब तक वहाँ पर लोगों के जहन और दिल ना जीत सके वो कभी भी वहाँ पर अपना असर रसूख कायम नहीं कर सकती। अमेरिका के साथ यही हुआ है। जनरल साहब, बड़ी ज़बरदस्त सी असेसमेंट है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ जब आर्मी में उन्होंने अपने लोग डालने शुरू किए एक आर्मी बनाने के लिए, तो इट बिकेम अ जॉब, बिकॉज इतनी गुर्बत है कि कहीं से आपको एक रेगुलर चेक मिल रहा हो, एक पैसे मिल रहे हो, तो फिर वैसे ही आप उसमें घुस जाते हैं। अब दिल उसमें है या नहीं है वो तो खैर हमें सामने नज़र आ ही गया है। जो हालात बन गए हैं पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान को भी बाकी दुनिया की तरह जो भी हुकूमत आए तस्लीम तो करना ही होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी मखसूस शराइत के साथ उन्हें तस्लीम कर सकता है? ऐसी कोई पोजीशन बन सकती है? जी देखिए, बात यह कि पाकिस्तान एक अलग आज़ाद मुल्क है, अफगानिस्तान एक अलग आज़ाद मुल्क है। तो जैसे मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वैसे ही होंगे। गो कि वो हमारा बहुत करीबी पड़ोसी है और बहुत हमारे आप यूँ समझें कि कुछ माशरती गहरे ताल्लुकात हैं उनके साथ, क्योंकि आर पार एक ही किस्म के कबाइल आबाद हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए कोई नाजुक मौका नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद वक्त आ रहा है, इसलिए कि मैं उन वाहिद शख्स था शुरू में जो मैं कह रहा था कि कोई क़यामत नहीं आने वाली। आप ही के प्रोग्राम में शुरू में मैंने कहा था यहाँ पर अमन आ रहा है और अफगानिस्तान अमन की तरफ जा रहा है। तो अब जब ये बात हो गई है तो अब किस बात की परेशानी है? तो अफगानिस्तान में अमन होगा। चीन, रूस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान सब वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। CPEC चल पड़ेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा, आज़ादी होगी लोगों को, उसके अलावा पीसफुल होगा सारा मामला और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इधर होगी और आप देखेंगे कि खुशहाली आएगी ओवरऑल। तो पाकिस्तान तो तवील फहरिस्त दे दी जनरल साहब। होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। That is being too optimistic वैसे, because we have to compare it with the reality as well। ये तो बहुत ही आपने and with the previous बिल्कुल उनकी प्रीवियस जो थे अब उसी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात लोगों की आज़ादी पे अभी तक वैसे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको पता ही है कि उस पर दुनिया भी ज़ाहिर है कि निगाह रखे हुए है। लेकिन चलें, अब आपके ख्यालात हैं तो होपफुली ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं कि होगा। इस बार तालिबान जिस अंदाज में आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये 2 दहाइयों पहले वाले तालिबान से ज़रा मुख्तलिफ हैं? ज़ाहिर है वैसा खून खराबा भी नहीं हुआ, इसके बावजूद भी हमें दुनिया को क्या मुख्तलिफ देखने को मिलेगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एंड आर वी रेडी फॉर द रिफ्यूजीज़ जिनका इन्फ्लक्स एक प्रॉब्ली हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव तबका है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कंसर्न हैं। जैसी सुनहरी तस्वीर प्रॉब्ली आप पेश कर रहे हैं इतनी सुनहरी है नहीं। ये देखें, महाजरीन ने तो आना होता तो अब तक आ जाते हैं मेरे भाई। अब तो जंग खत्म हो गई, कोई जंग हुई नहीं। जब काबुल के अलावा बाकी सारे इलाके पे वो काबुल हो गए, कोई आपको नजर आया पनाज़ नहीं पाकिस्तान में आता हुआ? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जरूर हुई है, वो भी सेटल हो जाएगी। ये सब वावेला था वेस्ट का और अमरीकियों का कि हमारे जाने के बाद यहाँ क़यामत आ जाएगी और जैसे उन्हीं के यहाँ मौजूद होने से यहाँ खुशहाली थी। भाई उनके जाने के बाद क़यामत के आसार ख़त्म हुए हैं। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी बुरी अशरफ गनी की हुकूमत साबित हुई है पाकिस्तान के लिए, अपने कॉल से, अपने फेल से, उन्होंने रॉ को जगह दी, उन्होंने हमारे दुश्मन को जगह दी, उन्होंने हमारा खून बहाया। कोई भी हुकूमत आएगी उससे बदरजा बेहतर होगी इंशाअल्लाह।
जनरल साहब, अभी इनकी तरफ से ऑब्वियसली इट्स टू इनिशियल, लेकिन ख़वातीन के हकूक़, एजुकेशन, प्रोग्रेशन, जो चीज़ें थोड़े से पॉजिटिव्स जो पिछले 20 सालों में आए थे, हम नहीं कहेंगे कि अमेरिका ने जो किया वो बड़ा ज़बरदस्त किया, बिकॉज वो जिस तरह निकले हैं वो तो हमें नज़र आ ही गया है, लेकिन एटलीस्ट कोई एक ग्लिमर ऑफ होप ज़रूर नज़र आई थी। और या तो वो आके अब शायद बता ही दें कि हम बिल्कुल ओवरटर्न नहीं करने वाले और हम बड़े मुख्तलिफ अंदाज में इस बार आए हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में एक्सेप्ट करे। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर बात बनती है, अदरवाइज ये बात भी हकीकत है कि अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत आइडियल नहीं रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो इंसानी हकूक के हवाले से कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है, वो जो सारी दोहा नेगोशिएशंस चल रही थी उसमें सारे अभी पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीने पहले अगर ऑलरेडी अपने स्टेक्स बता चुके होते, किसी एग्रीमेंट पे, समझौतों पे आ चुके होते, तो ये काम इस तरह ना होते और एक होपफुल सिचुएशन में आगे जाते। कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द जनरल साहब सेड, मुझे होपफुल नहीं लग रहा इतना, बट एनीवे चलें लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि जमैका टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की ऑलरेडी बरतरी हासिल हो गई है, सो अब ये ड्रॉ ही हो सकती है सीरीज। दूसरी इनिंग में भी पाकिस्तान टीम बड़ा हदफ नहीं दे सकी, सिर्फ 203 रन ही बना पाई और वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 168 रन दरकार थे, जिसने आखिरी विकेट पर पूरे कर लिया। वेस्ट इंडीज के 114 रन पर वैसे 7 खिलाड़ी आउट करके पाकिस्तान ने बज़ाहिर मैच अपने हक में कर लिया, लेकिन फिर 3 कैचेस ड्रॉप हुए और पाकिस्तान की शिकस्त का यही 3 कैचेस बाइस बने। बाबर आजम का कहना है कि दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया, आखिरी सेशन में कैचेस छोड़ने का खमियाजा भुगतना पड़ा। उम्मीद है अगले मैच में बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। सो ये हमने समराइज कर दिया। हाँ, लेकिन ये जो आपने लास्ट उम्मीद वाली बात की है ना, तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अभी हम अफगानिस्तान के लिए उम्मीद कर रहे हैं, तो अपने क्रिकेट के लिए भी कर ही लेते हैं। बहुत अच्छी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इंसान को पॉजिटिव रहना भी चाहिए। सिकंदर बख्त इज विद अस, और उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए सिकंदर जो होते हैं हमारे नहीं, ये उनसे सबसे पहला सवाल यही है कि जो हमने इतनी उम्मीदों की बात की है, तो सिकंदर उम्मीद रखें, मतलब कि आर वी गोइंग टू गेट बेटर? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कल मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। आप ये तो देखिए कि पाकिस्तान ने 160 रन पे 167 पे कितनी ज़बरदस्त फाइट की है। वो अलग बात है कि जो अभी आपने कैचों का जिक्र किया, मैं बैठा कल लिख रहा था, अब्बास ने छोड़ा, फिर 128 पे 7 थे, फिर छुटा, 150 पे 8 थे, फिर छुटा, 162 पर 9 थे, फिर छुटा। यानी कि कैचेस ने हमें जो है लेट डाउन किया, अदरवाइज हम मैच जीत गए। तो डे 1 से मैं एक चीज़ आपको कह रहा था कि इस मैच में पाकिस्तान सेकंड टाइम बॉलिंग कर रहा है और ये हमें 150 रन भी हम उनको पकड़ सकते हैं, और हमने पकड़ लिया था। मगर ड्रॉप कैचेस यू कांट हेल्प इट, उसमें तो फिर मतलब सजा किसको दें? मतलब है कि लड़कों ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी बॉलिंग की, मगर ये कि वो कैचेस छोड़ेंगे तो फिर ऐसा थोड़ी होता है। मगर एक गलती मैं जरूर कहूँगा कि बाबर की थी कि जब उसने 3 आउट किए थे शाहीन ने, बहुत अच्छा स्पेल चल रहा था, ऐसे मौकों पर लंबे स्पेल दिए जाते हैं। छोटा सा रन था, छोटा सा टारगेट था जिसको आपने उनको टीम को पकड़ना था, और कोई अच्छा बॉल कर रहा हो उसको एक लंबा स्पेल दो, दूसरी तरफ से आप बॉलिंग चेंज करते रहो। मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलती, उन्होंने 5 ओवर का स्पेल दिया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर 5 ओवर का स्पेल दिया, फिर उनको आखिरी में लेकर आए, ये गलत था। उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए, 50 रन देके, तो ये एक और भी गलती मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से हुई है। जितने बड़े कैप्टन होते हैं, आपका कोई बॉलर रन थ्रू कर रहा है, 3 आउट कर दिए, उसने शुरू की 4-5 ओवर में, आप उसको दे दें लंबा स्पेल, हो सकता है वो रन थ्रू कर देता, 7-8 आउट कर देता और हम मैच जीत जाते। तो ये मुझे एक बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक एक टेक्निकल बात है सिकंदर, ये जो इसने शाहीन शाह अफरीदी के 3 थे, वो एक बीच में एक मिस्ड बॉल भी थी, तो वो वुड इट स्टिल बी कॉल्ड अ हैट्रिक जो 3 आउट किए थे? नहीं, उसमें जो बॉल मिस हो जाती है फिर हैट्रिक नहीं होता। इट हैज टू बी 3 स्ट्रेट बॉल, कंसेक्यूटिव बॉल्स होनी चाहिए। अगर 2 बॉल हो जाए तो पता ही होना चाहिए। नहीं, आई डिडंट गेट इट, आई जस्ट थॉट के बिकॉज़ बीच में कोई रन नहीं बनाया था, तो 2 आउट किए और फिर कंसेक्यूटिव विकेट। अच्छा, आप कोई जी प्लीज बताएं। हाँ, वो अभी आप काबुल की बात कर रहे थे ना, मुझे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की फिक्र लग गई है। क्या वो स्टे करेगी, सरवाइव करेगी या नहीं करेगी? इसलिए कि इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हम कल भी बैठे डिस्कस कर रहे थे कि अगर अभी जो हुकूमतें चेंज होगी कि क्या उसमें क्रिकेट अलाउ होगी
तो अफगानिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर भी हमें बात सिकंदर अभी बहुत और कंसर्न्स हैं, अभी तो टैलेंट है अफगानिस्तान में क्रिकेट को लेके, सो ये कंसर्न तो सभी को है और यही कंसर्न हम जाहिर भी कर रहे थे। खवातीन, खेल, जो जिंदगी के बुनियादी हकूक हैं उसके हवाले से क्या हिकमत अमल होगी तालिबान की, वो तो देखना अभी बाकी है। लेकिन एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच, या फिर जो है सही है, बेहतरीन चल रहा है? मुझे आवाज आपकी कट गई थी। मैंने कहा कोई तब्दीली आप सजेस्ट करेंगे, कुछ ऊपर नीचे किया जाए, कुछ आगे पीछे किया जाए, या फिर जो चल रहा है मामला सही है? नहीं अब्दुल्ला, पिच देखकर होता है ना। ये पिच जो थी वो बड़ी थोड़ी सी ग्रीनिश थी और उसके ऊपर सीम हो रहा था गेंद, और कई जगह उस वक्त तो मैं हैरान रह गया था जब फहीम अशरफ गेंद कर रहे थे। वो तो उनका इतना जबरदस्त गेंद स्विंग हो रहा था, उन्होंने 1-2 आउट किए एकदम से, फिर वो उनका स्विंग गायब हो गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। तो अब हम यहाँ से बैठ के नहीं कह सकते कि तब्दीली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा ओपनर फेल हो रहा है इमरान बट, मगर वो कैचेस बहुत अच्छा पकड़ रहा है। कैच पकड़ना सारा काम नहीं होता, आपको रन्स भी करने होते हैं। तो एक स्लॉट जो है वो ओपनर का तो मुझे नजर आता है, मगर ये मैं नहीं समझता कि अभी से हमें कुछ फैसला करना चाहिए। पिच देखकर कि पिच कैसी है, उस पे स्पिनिंग ट्रैक है तो फिर स्पिनर आप पिच देखकर फैसले करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और वो जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम वाला कंसर्न है ना, वो भी वैसे मैंने तो ज़हन में नहीं था, मतलब हर एवेन्यू में जहाँ जहाँ इतनी मुश्किलों से थोड़ी से आगे गए थे, वरना हु वुड हैव कुड यू हैव इमेजिन्ड कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर्स, अफगानिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, कितना और आगे जा रही हैं। ये सारी चीज़ें अनथिंकेबल थी 20 ईयर्स बैक। तो ये प्रोग्रेशंस जो थी, इसका डर है कि ये कहीं रोल बैक ना हो जाए, सूरत हाल वैसी ना हो जाए जैसे 20 साल पहले थी। लेट्स सी क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता होंगी, आई थिंक तालिबान भी सोच के आए हैं। We should hope for the better already. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PSP की तरह। पॉलिटिक्स नाउ अ लिटिल बिट। कराची की सियासत particularly तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत सभी जमातें अपनी जगह बनाने के लिए जोर लगा रही हैं। पाक सरजमीन पार्टी भी अब इस मकसद के लिए सरगर्म अमल है। PSP ने 10 मुहर्रम के बाद सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान किया है। पार्टी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी के साथ PDM को ललकारने के लिए भी पुरअज़्म हैं और उनकी साबका जमात MQM भी मुस्तफ़ा कमाल के निशाने पर रहती है। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी PSP क़यादत नाला है। बज़ाहिर PSP अलहदा सियासी कुव्वत के तौर पर उभरने की ऑब्वियसली कोशिश में जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन आपको याद दिला दें 2018 के इंतखाबात में गैर मुतवक्किल नाकामी के बाद से अब तक PSP सियासी जगह बनाने की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन कोई सक्सेस वैसे नहीं मिली। लेकिन इस बार दीगर जमातें भी शहर की सियासत में गैर मामूली तौर पर सरगर्म हैं और ऑब्वियसली इसीलिए PSP भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रही है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त दिया। मुस्तफ़ा साहब, जब कुछ साल पहले MQM को एक तरह का जवाल का सामना हुआ तो सभी जानते थे कि कराची में एक सियासी खला पैदा हो गया है, लेकिन फिर हमने 2018 में देखा कि तहरीक इंसाफ ने वो खला पुर कर लिया, आप उसे कैश नहीं कर सके। और अब क्या समझते हैं आप? अब तहरीक इंसाफ और सभी सियासी जमातें जो हैं ये उसी स्टेटस पे हैं जो 2018 वाला था, या फिर इनको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और आप समेत सबको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची में दोबारा से एक पॉलिटिकल वैक्यूम महसूस होता है लोगों को? देखिए 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं और उस पर जितनी कमेंट्री हो चुकी है, जितनी बातें हो चुकी हैं, वो आप समेत पूरा पाकिस्तान जानता है कि ना जीतने वाला उसको अभी तक यकीन आया कि वो इलेक्शन जीत चुका है और हारने वाला तो कह रहा है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो मैं 2018 के इलेक्शन को बेंचमार्क नहीं समझता कि ये किसी भी मौक़िफ़ का बेंचमार्क है, ना जीतने वालों के लिए ना हारने वालों के लिए। दूसरी बात यह कि जो पार्टियां जिस भी तरह से जीत गई थीं वो 3 सालों में उनके पास हुक्मरानी रहने के बावजूद वो आवाम को कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने बातें की थी, उसमें से वो कुछ भी नहीं कर पाए और हर दिन के गुजरने के साथ हुक्मरानों की हुक्मरानी रहने के बावजूद
हर दिन के गुजरने के साथ लोगों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि खला आज भी मौजूद है और उस खला को पाक से ज़मीन पार्टी के अलावा कोई और पूरा इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे पास ही वो लेगेसी है काम की कि जो आखिरी दफ़ा इस शहर कराची में काम हुआ था और जो लोग आज तक जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से बनाया था। दो स्ट्रेटजीज़ हैं हमारी, एक तो ये कि जो इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर जो मेंटेनेंस के काम हैं वो काम किए जाएं और इख्तियारात के ना होने का रोना ना रोया जाए। दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम हमने एक पूरा एजेंडा पेश किया है इख्तियारात लेने का। और इख्तियारात आप उस वक्त ले सकते हैं जब आपका किरदार ठीक हो। अगर आप बदकिरदार हैं और आप इख्तियार मांगेंगे आपको कोई नहीं देगा। आप पहले ईमानदार हों, सही खर्च करें, लोगों की एफिलिएशन अपने साथ जोड़ें, फिर अगर आप इख्तियार मांगेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी और मानी जाएगी। और जब तक पाकिस्तान में आईनी तब्दीली नहीं होती, दो आईनी तब्दीली दरकार है। एक तो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी इख्तियारात और डिपार्टमेंट आइन के अंदर लिख दिए जाएँ। दूसरी बात यह कि NFC अवार्ड जहाँ से मिलता है वफाक से सूबों को, वहाँ से वफाक हमें डिस्ट्रिक्ट के जो पैसे आने हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन यानी कि PFC अवार्ड वो वफाक हमें वहीं से साथ दे। NFC अवार्ड के साथ साथ PFC अवार्ड भी वफाक डायरेक्ट जारी करे, इजरा करे और इन दोनों बातों को आइन में लिख दिया जाए, आइनी प्रोटेक्शन दे दी जाए। पूरे कराची समेत पूरे पाकिस्तान का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इख्तियारात और वसाइल नीचे चले जाएंगे। राइट मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाक सरज़मीन पार्टी के क़याम के बाद से आपने बहुत सी मूवमेंट्स चलाई हैं आवाम को मसाइल और उनका हल बताने के लिए, बड़े जलसे वगैरह भी आपने किए हैं। तो अब जो कुछ दिन बाद आपकी मुहिम चलने वाली है उसका मकसद क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं रह जाता कि हम लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करें और लोगों के मसाइल के ऊपर हम सड़कों पर आएँ और ताकि हमारे हुक्मरान उनको कुछ होश आए, वो हमारी बात सुनें और लोगों के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो दें। तो आज तो हम यही कर सकते हैं और सही तरफ, इसलिए कि इसमें समझता हूँ सिंध में ख़ास तौर पर अगर कोई अपोजिशन जमात है तो वो तो अपोजिशन पाक से ज़मीन पार्टी है, वरना MKM हुकूमत में है, PTI हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, कोई सूबाई हुकूमत में, कोई जो है वो वफाकी हुकूमत में। अभी 99% लोगों से रिलेटेड जो इदारा है जो कि लोकल गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पर आप इलेक्शन कराने के लिए इख्तियारात और वहाँ पर मैंडेट देने के लिए तैयार नहीं। वहाँ पर आप वॉइस रॉय की तरह एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर ये सारा कुछ चलाते हैं क्योंकि आप जीत नहीं सकते उस इलेक्शन को। कराची हैदराबाद में आप पीपल्स पार्टी जो सूबाई हुकूमत वो जीत नहीं सकती, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए शहर पर उसने कब्जा कर रखा है। ये नाजायज़ बात है और जब नाजायज़ बात होगी हम उन तमाम नाजायज़ बातों के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे और लोगों की आवाज़ बनेंगे। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, लेट्स सी कि लोग आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो अब इंतखाबात ही ज़ाहिर है, इसको गेज करने का एक तरीका होते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि अगले इलेक्शन में सभी सियासी जमातें कराची पर पूरा जोर लगाएंगी तो इसमें एक ऑप्शन ये भी निकलता है कि पाक सरज़मीन पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद बना ले। तो क्या ऑप्शंस हैं आपके जहन में इसको लेकर? पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून वगैरह में से किसकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है? देखिए, पाक से ज़मीन पार्टी का ये मानना है कि अगर आप इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो आप अपने वोटर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इलेक्शन से पहले तो कोई शायद इत्तेहाद ना बने और इलेक्शन तो पाक से ज़मीन पार्टी जो है वो अपने एजेंडे पे, अपने नैरेटिव पे, अपने स्लोगन पे, अपनी सिंबल पे और अपनी जो भी लोगों से बात की हुई है उस बात पर हम शायद जो है वो ख़ुद तन्हाई इलेक्शन लड़ें। इसलिए कि हम समझते हैं कि इलेक्शन से पहले का इत्तेहाद जो है वो किसी फ़ायदे में नहीं होता। आप अपने वोटर को कंफ्यूज कर देते हैं। जो आपका वोटर होता है जिसने आपकी बात सुनी होती है कई सालों से और वो फिर आपके जब आप किसी के साथ इत्तेहाद करते हैं तो वो फिर आपका वोटर कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो आपको नुकसान होता है उससे, मैं समझता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अभी हमारे पास ऐसे कोई थिंकिंग मौजूद है कि जहाँ पर इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद हो सकता। आप कह रहे हैं कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, अगर आप जीते तो उसके बाद किसी इत्तेहाद की तरफ जा सकते हैं। हालांकि चले PSP को तो फिर भी कराची में जानते हैं, अगर कोई छोटी नई पार्टी हो तो अगर वो इत्तेहाद कर ले तो फिर वो ज़रा प्रोमिनेंट भी हो जाती है। सो इट वर्क्स बोथ वेज, अदरवाइज तो शायद लोगों को इतना एतबार ना हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम जनाब। इंतखाबी मैदान में पै दर पै कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत का एतमाद उरूज पर है और एतमाद
वैसे भी आपको पता ही है, इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि अभी जो इमेज बना हुआ है वो ये है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इसलिए वक्त से पहले इंतखाबात कराने की बातें भी हो रही हैं। अगरचे अपोजिशन टुकड़ों में बटी है, लेकिन हमारे यहाँ मामला आपको पता है सर्टनली इतना आसान नहीं है। कई ममालिक में तो ऐसा हो चुका है। ताज़ा मिसाल बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की है, जिन्होंने 2019 में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए और पहले से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो यहाँ हुकूमतों की मुद्दत पूरी करना ही एक आपको एक महाज होता था पहले तो, दूसरा यहाँ के आवाम का मिजाज भी हमारे सबका, हम सब का मिजाज भी कुछ अलग है। सो क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, तज्जिया लेना है और समझने की बात है। सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं। मुनीब, बिल्कुल यही बात होगी। आजकल तहरीक इंसाफ हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो देखने वाला हुआ है, ज़बरदस्त पुरएतमाद चल रहे हैं। तो क्या इस मजबूत पोजीशन में आने का क्रेडिट हुकूमत को ज़्यादा देना चाहिए या अपोजिशन की नाकामियों को देना चाहिए? मतलब किस तरह आप असेस करेंगे इसे? देखिए, इसमें जो क्रेडिट है इसे आप शेयर कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके अंदर जो शेयर है वो मैं समझता हूँ मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़्यादा शेयर अपोजिशन का है, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त बिखरी हुई है और हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा नहीं कर पाई पिछले 6-8 महीनों में या पिछले 1 साल के अंदर जिससे हुकूमत को कोई थ्रेट हो। जब PDM बनी थी और उसके जलसे जब शुरू हुए थे, उस वक्त हुकूमत को एक ख़दशा था कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और हुकूमत के लिए कुछ चैलेंज होगा। उस वक्त कुछ नहीं हुआ। फिर हुकूमत अपने लोएस्ट स्टेप पे आई जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते और हफीज़ शेख साहब हार गए। बहुत से लोगों ने धोखा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दिया, लिहाजा उस वक्त एक सेटबैक हुकूमत के लिए आया था। लेकिन एवर सिंस दैट टाइम हुकूमत के लिए कुछ गलत हो ही नहीं रहा। एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द गवर्नमेंट्स वे। और जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से निकल चुकी है। वो PDM को इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एलाइड जमातों का एक मजमुआ करार दे चुकी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें अगर बड़ा शेयर है हुकूमत के इस कॉन्फिडेंस के अंदर तो वो अपोजिशन का है। अच्छा मुनीब, आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की वजह ऑपोजिशन की नाकामियाँ ज़्यादा हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। ये बताइएगा, पाकिस्तान में तो वैसे किसी भी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं मिला। अगर पीपल्स पार्टी की पहले टेन्योर की बात करें उसमें तो वज़ीर आज़म चेंज हो गए, फिर मियाँ नवाज शरीफ भी चेंज हो गए। लेकिन दुनिया में रिवाज मौजूद हो कि जब हुकूमत ये समझे कि एक बार फिर इलेक्शन जीत सकते हैं तो वो उस वक्त इलेक्शन की कॉल ले लेते हैं। आजकल इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर्स में भी इत्तलात ये हैं हमारी कि ऐसी चहमागोइयाँ हो रही हैं। आप भी चूँकि इस्लामाबाद में हैं, आप बताइएगा आपने क्या सुना है और क्या है ऐसा कि वज़ीर आज़म इस ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर रही है और कोई भी हुकूमत हो तो वो अपने तीसरे साल के बाद उसकी कोशिश होती है कि जो वादे किए थे उनमें से अगर 50 या 60% भी डिलीवर कर जाएं तो अगली हुकूमत बनाने के लिए एक फेयर चांस हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप 2 साल के बाद के अरसे को या इवन 1 साल के बाद के अरसे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत से ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो कि बदल सकते हैं। आज अगर कोई फेवरेट है तो कल वो फेवरेट नहीं भी रह सकता। लिहाजा हम ये नहीं इस वक्त एनालाइज कर सकते या प्रिडिक्ट कर सकते कि अगले साल इलेक्शन हो गया और इमरान खान साहब ही की हुकूमत अगले साल आएगी। मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि इमरान खान साहब अपनी इस हुकूमत के 5 साल पूरा करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें मशवरे ज़रूर दिए जा रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत इस वक्त मजबूत है और मजबूती की तरफ जा रही है, कुछ डिलीवरी भी हो रही है, तो अगर 2022 के अंदर भी इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बेहतर हो सकते हैं। और बहुत से अहम फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसला इमरान खान साहब नहीं करना चाहिए।